इंग्लिश लेक्चर सीरीज। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंग्लिश एमडी कैट से रिलेटेड। और इस इंग्लिश एमडी कैट के अंदर जब मैंने पीएमडीसी का सिलेबस खोला तो मुझे सबसे पहली जो चीज़ मिली वो थी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो आज हम लोग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के पार्ट 1 को डील करेंगे और इसको भी हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स के साथ 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करके पार्ट 1, 2, 3 करके कंप्लीट करेंगे। याद रखिएगा इंग्लिश की भी प्रैक्टिस लॉजिकल रीजनिंग की तरह जितनी ज़्यादा आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे उसी हिसाब से आपको रूल्स का आइडिया होना शुरू हो जाएगा, उसी हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। खैर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर इतनी कोई ग्रामर की बात तो नहीं है, इसके अंदर भी थोड़ी सी लॉजिक लगाकर हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस को डील आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आज के लेक्चर के। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कहता है यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। अब आपको बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसको आपको रीड करना होता है और रीड करने के बाद गिवन क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो इन क्वेश्चंस को करने के जो बेस्ट तरीका है या जो शॉर्ट मेथड है वो ये है कि पहले आप एमसीक्यू को पढ़ लो, उसके बाद आप पैराग्राफ को पढ़ो। तो हम लोग भी आज ऐसे ही करेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एमसीक्यूज को पढ़ लेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। तो हमें बेसिकली अब पता चल गया है कि हमें इस पैसेज का पढ़ने का मकसद क्या है। हमारे पढ़ने का मकसद ये है कि हमें इस पैसेज का या जो इस गिवन पैराग्राफ है इसका टाइटल मालूम करना है। तो देखते हैं हम लोग इसका टाइटल कैसे मालूम कर सकते हैं। अब आप लोग ऑप्शंस भी पढ़ना चाहते हैं आप लोग पढ़ सकते हैं ताकि आपके माइंड के अंदर होते हैं। जैसे अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ईमेल, ईमेल्स पॉपुलैरिटी, ईमेल द आइडियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बाय फोन कॉल्स आर बेटर देन ईमेल। याद रखिएगा जितना आप पढ़ेंगे इंग्लिश को उतनी ही आपकी ग्रामेटिकल एरर्स भी कम होंगे और आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है और आपकी जो डिफरेंट मुश्किल अल्फाज है उनको पढ़ने की सलाहियत भी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर आपको कोई वर्ड मुश्किल लगता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम लोग उन वर्ड्स को ऐड करेंगे, कुछ शॉर्ट्स बनाएंगे अपने इंग्लिश के जिसके अंदर हम लोग मुश्किल अल्फाज को डील आउट करेंगे जो एमडी कैट के अंदर अक्सर बात आ जाते हैं। Use of electronic mail, email has been widespread for more than a decade. Email simplifies the flow of ideas, connects people from distant offices, eliminates the need for meetings, and often boosts productivity. However, email should be carefully managed to avoid unclear and inappropriate communication. Email messages should be concise and limited to one topic. When complex issues need to be addressed, phone calls are still best. तो भाई इसने ज़्यादातर बात ईमेल से रिलेटेड की है। अब मैं इसके थोड़े से ऑप्शंस पर जाता हूँ। अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ईमेल, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा टाइटल लग रहा है लेकिन मैं बीटा ऑप्शन की तरफ जाता हूँ। ईमेल्स पॉपुलैरिटी, क्या ईमेल की पॉपुलैरिटी इसकी मशहूरियत के ऊपर कोई बात की गई थी? लास्ट मैसेज का मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूँ क्विज के हुआ क्या था आखिर। जैसे बताया था ईमेल हमारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है, आपको कम्युनिकेशन के अंदर हेल्प करती है। लेकिन अगर आपको कॉम्प्लेक्स इश्यूज को डील आउट करना है तो फोन कॉल ज्यादा बेहतर होते हैं। हाउएवर की बात इसने वाली स्टेटमेंट मेंशन की थी। तो हम लोग कहते हैं ईमेल की पॉपुलैरिटी के बारे में कोई बात नहीं हुई। ईमेल द आइडियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल आइडियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके उसने पॉइंट्स ऐड नहीं किए कि कैसे ये आइडियल है, यानी ये ऑनलाइन है या ये फौरन चली जाती है, ये आइडियलिटी के ऊपर बात नहीं की गई। वाई फोन कॉल्स आर बेटर देन ईमेल, इसके ऊपर सिर्फ एक स्टेटमेंट है, पूरे पैराग्राफ को ये चीज डिफाइन नहीं कर सकती। तो अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ईमेल इज द राइट ऑप्शन, जिसके अंदर बताया गया कि ईमेल को सही तरीके से कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है और एक उसका कौन भी बताया गया कि भाई अगर तो आपके कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं तो उनको फोन कॉल के ऊपर कर लिया जाए वो ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट अगेन एक बड़ा पैराग्राफ है। Patrick Henry is considered one of the greatest patriots of America's early history. Patriot कहते हैं देशभक्ति को, यानी जो देश से बहुत मोहब्बत करता है, जो देश के लिए जान देने के लिए राजी होता है। और इस तरह के लोग अक्सर औकात आर्मी में आपको मिलते हैं। He was a leader in every protest against British tyranny and every movement for colonial rights, openly speaking against the unfair taxation on overly burdensome regulations imposed upon the American colonists by the British Parliament. In March 1775, Patrick Henry urged his fellow Virginians to arm themselves in self-defense. यहाँ तक मैंने पढ़ा, लेकिन और मुझे एक बात समझ में आ गई कि एक पेट्रियट की बात हो रही है। पेट्रियट का नाम था पैट्रिक हेनरी और उससे 1775 के अंदर ब्रिटिश के खिलाफ उनकी जो टैक्सेशन की पॉलिसी थी, उनका जो जिसको हम लोग जुल्म और बर्बरियत का नाम देते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, धरने दिए थे और ब्ला ब्ला। ही स्पोक boldly in Virginia during the meeting of the state legislature. He closed that famous speech, इसने एक famous speech भी दी थी with the immortal words, जो कि कुछ अच्छे अल्फाज नहीं थे। I know not what course others may take, मुझे नहीं पता कि दूसरे बंदे कौन सा कोर्स पढ़ते हैं अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर, बट एज फॉर मी, बट मेरे लिए give me liberty और give me death, या तो मुझे आज़ादी दे दो या तो मेरी जान ले ली जाए।
तो ये कहना था हमारे पैट्रिक साहब का। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज। तो इस पैसेज का आपको टाइटल मालूम करना है एक दफा पे। द स्पीचेस ऑफ पैट्रिक हेनरी फ्रीड। क्या पैट्रिक हेनरी की मल्टीपल स्पीचेस थी या पूरे पैसेज के अंदर उसकी स्पीचेस थी? तो द आंसर इज नो। अगर तो उसकी मल्टीपल स्पीचेस थी और उसकी स्पीचेस के बारे में इतनी बात नहीं हुई तो अल्फा इज नॉट द राइट आंसर। पैट्रिक हेनरी अमेरिकन पैट्रियट, उस अमेरिकन पैट्रियट की बात हो रही है जिसका नाम पैट्रिक हेनरी था। ये एक अच्छा टाइटल है एंड बीटा इज द राइट आंसर। लेकिन फिर भी हम लोग आगे देखते हैं अर्ली अमेरिकन पैट्रियट्स। क्या एक से ज्यादा पैट्रियट्स की बात हुई थी? नहीं, सिर्फ पैट्रिक हेनरी की बात हुई थी और पैट्रिक हेनरी से रिलेटेड हमें एक टाइटल अलग से मिल चुका है। हिस्ट्री ऑफ वर्जीनिया लेजिस्लेचर। तो नहीं, वर्जीनिया लेजिस्लेचर की अगर हिस्ट्री की बात की जाए थी तो शुरू से लेकर एंड तक ब्रिटिश की बर्बरियत के बाद होने वाले वाकयात और उससे पहले होने वाले वाकयात तमाम का जिक्र होना चाहिए था। हिस्ट्री कंप्लीट होनी चाहिए थी। हमारे पास पैट्रिक हेनरी ज्यादा डोमिनेंट टॉपिक रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। अगेन मैं आपको बताया था कि सबसे पहले आपने यहाँ देख लेना, क्वेश्चंस को देख लेना। द पैराग्राफ दैट सपोर्ट्स द स्टेटमेंट दैट। अब इस पैराग्राफ के अंदर हम लोग एक स्टेटमेंट को देखेंगे जो कि इस इनमें से एक स्टेटमेंट को सपोर्ट करेगी। स्टेटमेंट्स क्या क्या है? क्लॉक्स हैव चेंज्ड ओवर द इयर्स। अगर तो इस स्टेटमेंट के अंदर एवोल्यूशन ऑफ क्लॉक्स के बारे में बात हुई हो कि कैसे पहले बड़े बड़े क्लॉक्स हुआ करते थे, मैस स्प्रिंग सिस्टम के साथ हुआ करते थे और अब कैसे डिजिटल क्लॉक्स आ गई हैं, तो हम लोग अल्फा ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ओल्ड फैशन क्लॉक्स बिकम फ्रेजाइल विद एज। अगर तो वो कहें कि ओल्ड हमारे पास कुछ पुरानी घड़ियां थी जिनको हम लोगों ने बाद में निकाला और वो टूट फूट का शिकार हो गई हैं, तो ओल्ड क्लॉक्स बिकम फ्रेजाइल विद एज, यानी ओल्ड जो पुरानी घड़ियां हैं वो नाजुक बनती जाती हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है। ओल्ड फैशन क्लॉक्स वर ऑपरेटेड बाय एन इंटरनल स्प्रिंग। अगर तो ये बता रहा हो कुछ ऐसी बातें जो इसके अंदर ओल्ड क्लॉक्स कैसे काम किया करती थी, उनके अंदर कैसा स्प्रिंग लगा होता था, तो चार्ली ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। ओवर वाइंडिंग क्लॉक्स यूज्ड टू बी अ कॉमन मिस्टेक। अगर तो इस कॉमन मिस्टेक की बात की जाए कि जिसके वो कहे कि बार बार लोग किया करते थे, ओवर वाइंडिंग की वजह से क्लॉक टूट जाती थी, तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। अब देखते हैं हम लोग पैसेज के अंदर क्या बोल रहा है। When winding an old clock, it is important not to overwind it. Overwinding occurs when the main spring is almost fully wound, but the operator continues to turn the winding key. This causes the main spring to coil too tightly and might even break it. अब ये जो आपने देखा है अक्सर होगा बच्चे कहेंगे नहीं इसका डेल्टा ऑप्शन इज द राइट। नहीं, डेल्टा इज नॉट द राइट ऑप्शन, इसका चार्ली राइट ऑप्शन है। भाई क्यों? हम लोगों ने बार बार ये वर्ड सुना कि ओवर वाइंडिंग की वजह से ओवर वाइंडिंग हम लोगों को बड़ा एहतियात करना होता है, ये वो ब्ला ब्ला। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि ओवर वाइंडिंग अक्सर औकात ओल्ड क्लॉक्स को डिस्ट्रॉय आउट कर देती है। उसने ये कहा है कि ओल्ड क्लॉक्स के अंदर वाले सिस्टम को ज्यादा एक्सप्लेन किया और ओल्ड क्लॉक वाले अंदर ये सिस्टम के अंदर एक स्प्रिंग हुआ करता था जिसको ज्यादा वाइंड करने से वो ब्रेक कर दिया जाता था। तो हमारा जो बेस्ट स्टेटमेंट जो सपोर्ट कर रही है वो चार्ली है। अगर तो वो कहता कि हाँ ये जो ओवर वाइंडिंग ये ऑपरेटर कर रहा है ये बहुत कॉमन मिस्टेक है और ये ज्यादातर हो जाती है, इस तरह की स्टेटमेंट मिलती तो डेल्टा वाज द राइट आंसर। लेकिन इसने कहा है माइट बी, तो दिस इज नॉट द एवरी केस या एक कॉमन मिस्टेक हमें नहीं लग रही। Next, critical reading is a demanding process. To read critically, you must slow down your reading and with pencil in hand perform specific operations in the text. तो critical thinking के बारे में बात करें, लेकिन पहले हम लोग options को पढ़ लेंगे। तो paragraph that supports the statement that तो उसने फिर से एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट ही मांगी है। मेरे ख्याल से पहले हम लोग पैराग्राफ को ही पढ़ लें, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम लोग थे कि क्रिटिकल रीडिंग के लिए हमारे पास पेंसिल एक हैंड में होनी चाहिए और कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करनी चाहिए टेक्स्ट के ऊपर, जैसे कि मार्क अप द टेक्स्ट विद योर रिएक्शन। आपको रिएक्शन को, कोई हैप्पी है तो उसे मार्क कर दो, कोई सैड है तो उसे मार्क कर दो। कंक्लूजन, भाई कई बार अगर कोई कंक्लूजन लिखा हुआ है कि पूरी एक पैराग्राफ है उसके नीचे कंक्लूजन है, उस चीज को आपको हाईलाइट करना चाहिए। एंड क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन को हाईलाइट करना चाहिए जहां आपके ऊपर क्वेश्चन लिख रहे हैं। When you read, become an active participant। तो आप जब भी रीड करो तो आप एक एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह उसके ऊपर ध्यान देकर उसे पढ़ा करो। क्रिटिकल रीडिंग इज अ स्लो डल बट एसेंशियल प्रोसेस। इससे रिलेटेड कोई बात नहीं, ना डल की बात हुई, ना स्लो की बात हुई, ना एसेंशियल के जरूरी प्रोसेस है, इसकी भी किसी किस्म की जो प्रूफ है वो हमें नहीं मिला। द बेस्ट क्रिटिकल रीडिंग हैपेंस एट क्रिटिकल टाइम्स इन पर्सन्स लाइफ। तो ये कह रहा हूँ क्रिटिकल रीडिंग तभी हो सकती है जब बंदे के कुछ अहम मोड़ आ रहे हो, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अभी हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग ही तो करें, हम लोग बेसिकली पैराग्राफ को पढ़कर उसके अंदर से एनालिसिस ही करें, तो हमारा कौन सा क्रिटिकल वक्त आया हुआ है या इस तरह की कोई बात नहीं शेयर की गई इस पैराग्राफ के अंदर। रीडर्स शुड गेट इन द हैबिट ऑफ क्वेश्चनिंग द ट्रुथ ऑफ व्हाट दे हैव रेड। रीडर्स को क्वेश्चन करना चाहिए क्या ऐसी कोई बात हुई? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। क्रिटिकल रीडिंग रिक्वायर्स थॉटफुल एंड केयरफुल अटेंशन। यस, ये वाली बात हुई कि आपको फुल अटेंशन, फुल ध्यान के साथ रीड करना है जब भी आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, तो आपका डेल्टा विल बी द राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है
अब नेक्स्ट एक बड़ा हमारे पास आ गया, तो मैं उसका पहले देख लेता हूँ। व्हाट इज द एवरेज ग्रेड पॉइंट फॉर एन इंजीनियरिंग एंटरिंग फ्रेशमैन इन इंजीनियरिंग? एक न्यू जब बंदा एंटर हो रहा होता है एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, तो उसका जो ग्रेड पॉइंट है जिससे वो पास किया जा सकता है वो क्या होना चाहिए? तो हम लोग देख रहे हैं, टू प्रिपेयर फॉर अ करियर इन इंजीनियरिंग अ स्टूडेंट मस्ट बिगिन प्लानिंग इन हाई स्कूल। हाई स्कूल से उसको प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। मैथमेटिक्स एंड साइंस शुड form the core curriculum. For example, in a school where 16 credit hours are required for mathematics, one each in chemistry. High school graduation 4 should be in mathematics. 4 mathematics के होने चाहिए, एक chemistry के लिए, biology के लिए, physics के लिए. The remaining credit should include 4 in English and at least 3 in the humanities and social sciences. The average entering freshman in engineering should have achieved at least 2.5 grade points, average on a 4.4 scale. तो मुझे आंसर मिल गया कि उसको 2.5 मिनिमम चाहिए 4.0 के ग्रेड स्केल के अंदर। तो मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, मुझे पता चल गया कि इतने बड़े पैराग्राफ के अंदर मेरी बात जो थी, मेरी जो काम की बात थी वो यहाँ तक ही थी। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, ऑप्शंस के अंदर देखें, ऑप्शंस के अंदर आपको डिजिट्स मिल रहे हैं 2, 2.5, 3.5, 4। तो इस केस के अंदर भी आप डायरेक्ट उन चीज़ों को नोट डाउन करें जिसके अंदर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, फिर उस लाइन को पढ़ने की कोशिश करें। ये और फास्ट मेथड है। ओके, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। वैसे चलो, ये वैसे कड़क कड़क रूल बना रहा था, अगर आप इसकी पूरी स्टेटमेंट पढ़ो तो। अगेन एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ गई है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले ऑप्शंस को पढ़ना शुरू करूंगा। हाउ मेनी कंपनी शेयर द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाइपलाइन? अब इसके अंदर देखो 3, 4, 8, 12 लिखा हुआ है, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं इस तरह का कोई देखूं। तो मुझे सबसे पहले एक यहाँ पर नजर आता है 4 फीट 800 माइल्स 2 मिलियन या 8 बिलियन, इस तरह के अल्फाज नजर आ रहे हैं। और फिर मुझे एक नजर आता है 8। So 8 major oil companies formed a consortium in order to share the cost. तो 8 कंपनीज ने बेसिकली शेयर किया था मनी को, और एक क्या कहते हैं, जैसे एफिडेविट नामा बनवा लिया था कि हम लोग कॉस्ट को शेयर करेंगे एज पर दी लैंड। तो बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ को मैं एक क्रक्स के अंदर आपको पहले से ही बयान कर देता हूँ। कोशिश कीजिएगा इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा और फिर आप अपने हिसाब से एनालाइज कीजिएगा कि मैंने ये सही बताया या नहीं बताया। इसके अंदर 8 कंपनीज होती हैं जो कि एक बहुत बड़ी क्रूज शिप के जरिए एक बहुत बड़ा पाइप को यूज करते हुए क्रूड ऑयल की एक्सट्रैक्शन कर रही होती है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो 8 बड़ी बड़ी कंपनीज डिसाइड करते हैं कि हम लोग कॉस्ट को शेयर करेंगे, और जितना पीस ऑफ लैंड, जितनी पीस ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी, उसी यानी जो ज्यादा कॉस्ट कवर करेगा उसका पीस ऑफ लैंड ज्यादा होगा और इसका उसी हिसाब से क्रूड ऑयल भी ज्यादा होगा। ये सारी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है। तो यहाँ पर 8 इज द राइट आंसर, दैट इज चार्ली। Fear drains color from our faces, makes our teeth chatter, our hearts pound, our breath quickens, and our knees knock. Fear turns our stomach, raises goosebumps, and causes jitters. Fear also raises feeling of anxiety and distress, and may even cause you to change our behavior. So fear, 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 and fear की बातें लिखी हैं कि fear कैसे हमारे ऊपर affect कर रहा होता है। What the idea does the writer suggest? तो writer कौन सा idea suggest करना चाह रहा है? Phobias keep us from enjoying life. हाँ, ये बात उसने एंड वाली लाइन के अंदर मेंशन तो जरूर की है कि ऑब्सेसिव फियर कैन बिकम अ फोबिया दैट कीप्स अस फ्रॉम एंजॉयिंग लाइफ, लेकिन ये पूरे पैराग्राफ को जस्टिफाई नहीं करता। इसके अलावा भी काफी सारे इफेक्ट्स लिखे हुए हैं। फियर अफेक्ट्स अस इन सेवरल वेज। यस, फियर काफी सारे वेज के अंदर में अफेक्ट कर रहा है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, टीथ चैटर हो जाते हैं, फेस का कलर उड़ जाता है, वो सब कुछ इसने लिखा था। फियर इज द रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रेस एंड एंजाइटी। सिर्फ फियर, डिस्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से नहीं, और भी काफी सारी चीजों की वजह से हो सकता है, वो भी इसने मेंशन किया था। फियर अफेक्ट्स मेनी पीपल। तो फियर काफी ज्यादा लोगों का अफेक्ट करता है, नहीं करता है, इसने कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन इसने फियर के काफी सारे अफेक्ट्स या मेनी वेज हाउ फियर अफेक्ट्स अस जरूर मेंशन किया। तो बीटा विल बी द राइट आंसर, दैट इज फियर अफेक्ट्स अस इन सेवरल वेज। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इंग्लिश का पार्ट 1 लेक्चर 1 ऑफ इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डील आउट किया है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।